गलत गलत आंसर, सही सही प्रोफेसर। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, आपका विषय एस्टेट मनोविज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है संभावित मार्च के अंदर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उसी पेपर के आपके PYQs और किस प्रकार से आपको जो है PYQs अच्छे से करना है। पहले भी बताया गया है और आगे भी बताते रहेंगे कि PYQs जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और उन्हीं उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे गलत सवाल भी आपको देखने मिलते हैं, ठीक है, इस परीक्षाओं के अंदर। PGT में भी आपको देखने मिलेगा एंड उसी के साथ साथ एस्टेट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में से 20 सवाल गलत देंगे, वो 100 में से 2-3 सवाल जो है उनके आंसर्स वगैरह में वहां पर मिस्टेक वगैरह हो सकती है, तो उतना थोड़ा सा जो है आप यहाँ पर मार्जिन लेके चलेंगे। हो सकता है नहीं भी हो, 100 के 100 सारे सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है मार्जिन लेके चलना है 2 से 3 सवालों का, ताकि आपके लिए और बेहतर होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या फोकस करना है, हमेशा फोकस ये करना है कि आप जितने भी आसान सवाल है, जितने भी इजी सवाल है, उसके अंदर आप गलती ना करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिएगा। लाइक एंड शेयर, मालूम ही है आप लोग अच्छे लोग हैं, कर देते हैं। चलिए, तो पुराने सवाल नए जवाब देखते हैं किस प्रकार से। एस्टेट साइकोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से आगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपकी तैयारी चल रही है PGT प्लस एस्टेट की। काफी सारे फ्री वीडियोस हैं, तो उन फ्री वीडियोस से भी आप सीखिए, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर आप अपनी तैयारी जो है और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो है PGT और एस्टेट का जो कॉम्बो कोर्स है उसको ले सकते हैं, जिसके करने के बाद जिसको करने के बाद और आपके हार्ड वर्क करने के बाद, ठीक है, ताकि जो उन वीडियोस में बताया जाएगा उनको आप करें, फॉलो करें, जिसके बाद आपकी जो है, मान के चलिए PGT में आपकी जो सीट है लगभग लगभग जो है यहाँ पर निर्धारित हो जाएगी। इफ्स एंड बट्स रहेगी वहां पर, है ना। आपकी कितनी मेहनत है प्लस कितना वहां पे थोड़ा सा आपका जो है लक उस दिन साथ काम करता है, वो चीजें भी डिपेंडेंट रहेंगी। अगर ये तीनों चीजें अगर आपने साथ में कर लिया, ये तीनों चीजें आपके साथ हो गई उस दिन जिस दिन आप परीक्षा देंगे एस्टेट या PGT की, तो आप समझ के चलिए आपकी सीट यहाँ पर लगभग लगभग कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगले देखिए, अगले 6 से 7 महीनों में आपको PGT के अंदर इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आप PGT तो मतलब बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आप जो है एस्टेट भी यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। एस्टेट कंपेरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू PGT, क्योंकि ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और ये जो है ये नौकरी भर्ती स्तर का है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन इतना इजी भी नहीं जितना कि आपको लग रहा है, क्योंकि अभी आप जो सवाल देखने वाले हैं वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और अधिकतर बच्चे जो है वो यहीं पर गलती करते हैं। तो अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपनी इच्छा से आए, ठीक है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है, आपकी मदद हो रही है, आपको फायदा होगा आगे चल के, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो नीचे दिए गए हुए हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को यहाँ पर आप फॉलो करेंगे, ठीक है। किसी भी स्टेप को मिस ना करें, पहले पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट सारा देखिए। जो लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उनसे कभी पूछिएगा, खैर मौका नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उनको पूछिएगा कि ये पूरी प्रोसेस जो है काफी स्मूथ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, ठीक है, जो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब जो फोन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो व्हाट्सएप वगैरह करते हैं, उनके साथ दिक्कत वगैरह हो जाती है। लेकिन जो पहले पेमेंट किया, देन स्क्रीनशॉट, देन थर्ड पे एडमिशन फॉर्म, तुरंत के तुरंत उनको जो है यहाँ पर ये आगे चीजें प्रोसेस कर दी जाती है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम आपके एस्टेट के PYQ के ऊपर। चलिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोग के लिए जो है स्क्रीन को बड़ा कर दिया गया है। कुछ लोगों की शिकायत थी यहाँ पर कि उनको जो है प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, तो आप बताइएगा कि यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं सवाल अब, और आपके लिए यहाँ पर रीडिंग तो हम कर ही देते हैं। चलिए सवाल को आगे पढ़ें, इससे पहले देखिए ये एक प्रकार का थोड़ा सा जो है टफ सवाल है, ठीक है, जिनका यहाँ पर जो है कह सकते हैं बायोलॉजी का बैकग्राउंड होगा, या फिर 11वीं 12वीं में उन्होंने थोड़ी सी जो है बायोलॉजी पढ़ी होगी, या 10वीं 12वीं में थोड़ा सा अच्छे से जानते होंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में, तो उनको ये सवाल करने में आसानी होगी, ठीक है। एंड बाकी लोग के लिए जो सवाल है टफ लग सकता है अगर उन्होंने साइकोलॉजी के अंदर इस प्रकार की चीजों को नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है आपसे 51 नंबर का, ये कहाँ मिलेगा आपको? क्या आपको ये NCERT में मिलेगा? नहीं, ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा। आपको ये हायर लेवल की स्टडी में आपको ये मिलेगा। हायर लेवल इन द सेंस आपके BA में, मास्टर्स में, अगर आप कहीं अच्छी जगह से पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो कई बार हो सकता है मिस हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको ये चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और हमारे कोर्स के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है ना। जहां भी बायोसाइकोलॉजी आएगी आप समझ जाइए, अगर आप हमारे वीडियोस देखे हैं तो बायोसाइकोलॉजी में आप, जैव मनोविज्ञान में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, किसी भी स्तर पर आप इसके अंदर गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, ये शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है।
ये है रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं या फिर स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये शरीर किसके, ये जो ह्यूमंस हैं हमारे शरीर के ऊतकों में, ऊतक क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखिए, कोशिका यहाँ पर मालूम है, कोशिका क्या होती है, कोशिका होती है आपकी सेल, है ना। इंग्लिश में जो वाले हैं उनको देखिए, यहाँ पर कोशिका क्या होती है आपकी सेल होती है, विशेष टाइप के, है ना, मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। और ऊतक क्या है, ऊतक है आपके टिश्यू, है ना। अब ये तो आपको मालूम होगा कि सेल से ही क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। जब हम पहली बार पैदा होते हैं तो हम एक छोटे से सेल रहते हैं, देन अगेन प्रक्रिया होती है विभाजन की, माइटोसिस की, एंड देन हमारा जो है यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होता है दो के अंदर, देन अगेन स्टार्ट होता है और जाके फिर हम जो है एक यहाँ पर बॉडी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फिर सेल से क्या बनते हैं हमारे, यहाँ पर देखिएगा आप भी, सेल सबसे पहले रहते हैं, यानी सबसे पहले कोशिकाएं रहती हैं, उससे क्या फॉर्म होता है, उससे टिश्यू फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एंड टिश्यू जब फॉर्म होते हैं उनका जो लंप बनता है उससे क्या बनते हैं, उससे बनते हैं आपके ऑर्गन यानी कि आपके अंग। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपके बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपके बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जिस प्रकार से एटम्स होते हैं, आपका ये सेल जो है यहाँ पर, ये आपके बायोलॉजी का, आपके बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सेल दिखता है, इसके अंदर राइबोसोम, प्रोटीन और वो सब चीजें होती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियासिस वगैरह वो सब जो होता है यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीजें क्या है, एक सेल के अंदर होती हैं। ऐसे ही जब सेल बनते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे, यहाँ का जो है सॉफ्ट टिश्यू या फिर टिश्यू की जो बात करते हैं, ऊतक की बात करते हैं, उसमें डैमेज आ चुका है। ठीक है, तो ये जो है टिश्यू बनता है, एंड देन जब ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिलके बनते हैं तो क्या बनाते हैं, ये आपका एक ऑर्गन बनाते हैं, ये आपका एक अंग बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। चलिए, ये शरीर के सभी ऊतकों में, मतलब आपके बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं उनमें पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं। ठीक है, तब आपके शरीर में टिश्यू जहां जहां भी होगा वहां पे क्या है, ये विशेष कोशिकाएं होती हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि और कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, वो यहीं पर आपको दिया हुआ है। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। यहाँ देखिए, रक्त कोशिकाएं किसकी बात कर रहे हैं, आपकी आरबीसी, मतलब आपके ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, रक्त कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, या आपके मस्तिष्क कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेन सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन आपका तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन सेल्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टेम सेल्स की बात कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए इजी हो रहा होगा। ठीक है, ब्लड सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, नर्वस टिश्यू नहीं, नर्वस सेल्स है, नर्व सेल है, एंड देन आपके जो स्टेम सेल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए, इनमें से कौन सा सेल ऐसा है, यहाँ पर देखिए एक और कौन से होते हैं आपके, स्पर्म सेल भी होते हैं, वो सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए जो मोस्ट आईएमपी है वो कौन सा है, यहाँ पे आपकी स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं, क्या होता है, ये आपकी बॉडी में से कहीं निकाल के कहीं से भी किसी और एरिया में लगा देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जिन लोगों की बाईपास सर्जरी वगैरह होती है, उनको देखिएगा हमेशा उनके पैर की कुछ नस वगैरह काट के या वहां से कुछ चीजें काट के जो है यहाँ पर लगाते हैं, ताकि उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले सेल्स थे, अब वो क्या नहीं कर रहे हैं, बुढ़ापे की वजह से या किसी अन्य वजह से, ठीक है, दिल में कुछ खतरा वगैरह हो गया, वहां पे प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो किसी दूसरे एरिया के सेल्स उठा के क्या करते हैं, वो वहां पे वो इम्प्लांट कर देते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं स्पेशल टाइप्स के, ये वही स्टेम सेल्स है। मतलब देखिए, ये लगे थे पहले पैर में, इनका काम क्या था, चलने फिरने का था। ठीक है, मतलब वहां की चीजों को मदद करने के लिए, लेकिन विशेष कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। ठीक है, फिर इनको यहाँ पे लगा देंगे, एंड देन क्या होगा, अन्य प्रकार की कोशिकाएं जो है वो यहाँ पे निर्माण हो जाएगी। ना ये रक्त कोशिकाएं कर सकती है, ना ये कर सकती है, ना ये कर सकती है। आपके बॉडी में केवल ऐसी स्टेम सेल्स बस है जो इस प्रकार का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है स्टेम सेल, ये आपकी है कौन सी कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसको निकाल के हम एपिथेलियल बना सकते हैं, न्यूरॉन बना सकते हैं, ब्लास्टोसाइट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्डियक सेल्स आपके दिल के लिए बना सकते हैं, एंटेरोसाइट्स फैट सेल आरबीसी बना सकते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग इस्तेमाल है। केवल क्या था, ये केवल एक स्टेम सेल था, लेकिन क्या कर सकता है, ये अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग काम कर सकता है। अगर इसको ब्रेन में लगा देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, दिल के पास लगा देंगे तो ये वाले सेल्स बन जाएंगी। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे इस प्रकार की बातें हो रही हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम स्टेम कोशिकाएं। चलिए अब पढ़िए यहाँ सवाल को। ये शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अभी आपने देखा एक स्टेम सेल था, कार्डियक वाला भी बना रहा था, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल भी बना रहा था यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका आरबीसी भी बना रहा था। ठीक है, ऑल राइट। रक्त कोशिकाएं हैं क्या, नहीं, इसके अंदर दो प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड आपके रेड ब्लड सेल। इसी में आपके जो है टी सेल और बी सेल बन के जाते हैं आगे, जो आपको कहाँ मदद करते हैं, आपके चैप्टर नंबर 13 स्ट्रेस वाले में आपको ये मदद करते हैं। फिर देखिए मस्तिष्क कोशिकाएं, इनकी बात नहीं है, तंत्रिका कोशिकाएं, इनकी बात भी नहीं है। तंत्रिका कोशिका तो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, ये इस प्रकार से दिखती है। और यहाँ देखिए स्टेम कोशिकाएं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेम कोशिकाएं।
चलिए, आपको ये पढ़ के आनंद तो बड़ा आया होगा। चलिए देखते हैं, उसी आनंद को आगे बढ़ाते हैं। 52 नंबर का सवाल देखते हैं। तनावपूर्ण स्थिति, जो अभी बता रहे थे आपको स्ट्रेस के बारे में, आ चुका है वो अगेन। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद हृदय और श्वास का धीमा हो जाना और पुतलियों का सिकुड़ना किसके कार्य है? ये कहाँ से लिया हुआ है सवाल? सवाल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी से। और जैसा कि पिछले वीडियो में बताया भी हुआ था, आपने नहीं देखा है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं प्लस आप ये परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा हैं, चाहे आप हमारे फ्री वीडियोस देख रहे हैं या हमको नहीं देख रहे हैं, तो भी क्या करना है आपने, 23 की जो प्लेलिस्ट बनी है बीपीएससी एस्टेट वाली, वो आपके लिए 100% देखना जरूरी है। उसी के साथ साथ जो भी फॉर्म हो रही है 24 की, वो भी आपको 100% देखना जरूरी है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपके स्कोर जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं तो भी करना है, तो फिर और ज्यादा होंगे, तब तो एक्सपोनेंशियली होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं तो ड्रास्टिकली चेंज होंगे, लेकिन आपको ये देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने से इनमें से एक भी वीडियो मिस की तो आप समझ जाइए एग्जाम हॉल के अंदर आप एक मार्क्स आप वहां पर मिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहां पे कुछ अपडेट वगैरह भी बता रहे हैं तो उसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है। वहां भी कुछ ना कुछ आपके काम की चीज, कुछ ना कुछ सवाल ऐसा कुछ ना कुछ बताया होगा जो आपके लिए काम का होगा, ठीक है। मान के चलिए 20 वीडियोस हैं, 20 वीडियोस में हो सकता है एक दो वीडियोस में ही ऐसी कुछ बातें ना हो इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी अन्य वीडियोस में आप देखेंगे मैक्सिमम ऑन एन एवरेज आपको जो है काम की चीजें मिलेंगी। तो ध्यान रखिए, मिस नहीं करना, सेव करके रख लीजिएगा। तनावपूर्ण स्थिति समाप्त होने के बाद सहानुभूति, पैरासिम्पैथेटिक उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं। अराउजल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे सही आंसर क्या है? पैरासिम्पैथेटिक जो है, ठीक है। ये कौन सा है आपका? ये आपका है सिंपैथेटिक, और ये आपका अनुकंपी और परानुकंपी, ये आपका पैरा वाला है। पैरा वाले में क्या होता है ध्यान दीजिए, हृदय और श्वास जो है धीमी हो जाएगी। यही सवाल जो था सेम रिपीट होके कहाँ पूछा गया? आपके पीजीटी के अंदर। पीजीटी के अंदर सवाल पूछा गया था रिपीट होके, एंड देन उसका सही आंसर भी क्या था? ऑप्शन नंबर डी, एक से ज्यादा, ठीक है। वहां पे दो ऑप्शन थे जो करेक्ट थे। पहले लोगों ने जो है गलत मार्क किया था, बीपीएससी में पहले आंसर की जो है गलत दी थी, फिर बताया बच्चों को कि आप जो है इसको क्लेम करें, बच्चों ने क्लेम किया, एंड देन राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सही नॉलेज आपको जो है हमेशा आगे लेके जाएगा, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीएनएस, सीएनएस के पहले देखिए हम और चलते हैं। आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसका बेसिक यूनिट क्या है? वो है आपका न्यूरॉन, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा था, ये आपका पूरा शरीर है, पूरे शरीर की बेसिक यूनिट क्या रहेगी? आपकी सेल रहेगी, ठीक है। सेल रहेगी यानी कि कोशिका रहेगी। लेकिन जब हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो क्या रहेगा आपके पास? यू विल बी हैविंग न्यूरॉन ओवर हियर, ठीक है। आपके पास न्यूरॉन रहेगा बेसिक यूनिट आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। बॉडी का नहीं बोल रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। देन ऐसे ही अनगिनत न्यूरॉन से बनके क्या बनता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है आपका, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। सीएनएस के अंदर क्या आ जाएगा? आपका ब्रेन आ जाएगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक आ जाएगा, और उसी के अंदर आके जाके आपको जो दो डिवीजन मिलेंगे वो किसके हैं? वो है आपके पैरासिम्पैथेटिक के और सिम्पैथेटिक के, ठीक है। तो जब भी आप तनावपूर्ण स्थिति आपकी स्टार्ट होगी, जब भी आप बहुत घबराएंगे, ठीक है, तब जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? वो आपका सहानुभूति तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक वाला जो है वहां पे काम करेगा। और जब आप स्लो डाउन हो जाएंगे, हृदय श्वास का धीमा हो जाना, तब क्या होगा आपका? तब आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। याद करिए, एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं, एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आपको क्या होती है वहां पे? आपको अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आपका डाइजेशन क्या होता है? वहां पे स्लो हो जाता है। क्यों? आपका क्या एक्टिवेट रहता है? सहानुभूति यानी कि आपका जो सिंपैथेटिक है वो यहाँ पे आपका एक्टिवेट रहता है, ठीक है। आपका एकदम डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, पसीना छूटता है, ठीक है, सांसें तेज होती हैं आपकी, है ना, हार्ट बीट फास्ट होती है। कब? और डाइजेशन स्लो होता है, उस टाइम देखिए आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है। आपका एग्जाम है 12 से 3, तो 12 से 3 में आप दुनिया की सारी चीजें भूल के पेपर में फोकस करते हैं, भूख वगैरह गई आपकी जो है, बिल्कुल भूख नहीं लगती। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं 3:30 बजे, तो क्या होता है? आपको बहुत जोर की भूख लगती है। सामने जो भी यहाँ पर ठेला वगैरह लगा रहता है, आप वहां जाके जो भी है ना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह वो सब खाते हैं आप, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। या फिर घर आने के बाद भी आपको देखिए बहुत ज्यादा भूख लगती है और आपको एकदम थका थका महसूस होता है। क्यों? तब क्या एक्टिवेट हो जाता है? आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, बॉडी को स्लो डाउन करता है ना, ठीक है। आपका हृदय और श्वास धीमा होता है, और पुतलियों का सिकुड़ना वगैरह ये सब जो नॉर्मल कार्य है, उसी के साथ साथ आपका जब डाइजेशन है तब वहां पर इंक्रीज हो जाता है, फिर आपको भूख लगती है और आप खाना खाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। चलिए अब देखिए आगे सवाल, सवाल नंबर 53। अब यहाँ देखिए, कई बार आपको बताया नॉलेज जो है आपको हमेशा आगे ले जाएगा, लेकिन देखिए यहीं पे प्ले करता है आपका लक का फैक्टर भी आपको देखने मिलेगा इस सवाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे गलत है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा डीप में स्टडी की जाए तो ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन एस्टेट के विद्यार्थियों से इस प्रकार की चीजें की, मतलब पेपर सेट करने वाले ने भी
और जो दे रहे हैं बच्चे उनसे भी इतनी अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो यहाँ तक की चीजें पूछेंगे, बट ठीक है चलिए। स्टिल, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वास जैसे जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? प्रमस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पश्च मस्तिष्क पिंड या फिर मज्जा? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं आपकी कि आपकी बॉडी की हृदय गति, आपकी जो रेस्पिरेशन की स्पीड है, ठीक है, और जो आपकी जो हार्ट बीट है उसको नियमित करने में जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से कौन जिम्मेदार है इनमें से? ठीक है, प्रमस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पश्चिम मस्तिष्क पिंड या फिर मज्जा? ठीक है, यहाँ मज्जा से इन द सेंस मैरो की बात कर रहे हैं और उन्होंने आंसर जो है यहाँ पर मैरो को दिया हुआ है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये आंसर नहीं होना चाहिए अगर यहाँ पर देखें तो। ठीक है, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका होना चाहिए पश्चिम मस्तिष्क पिंड। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क यानी कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आपकी जो है 3 प्रकार के होते हैं आपके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क की, यानी मस्तिष्क के पीछे, ये आपका अग्र वाला हो जाएगा और ये आपका मध्य वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रमस्तिष्क तो बिल्कुल नहीं है, सेरेब्रम तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कॉर्टेक्स वगैरह की बातें बिल्कुल नहीं होंगी यहाँ पर। रीढ़ की हड्डी कैसे हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे कर सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन बचते हैं आपके पास 2, ये वाला। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ के गया है तो आप इसको मार्क करेंगे, लेकिन आपकी किस्मत खराब होने की वजह से आपका जो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। मज्जा को उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको लगता है मज्जा सही है तो बताइएगा नीचे क्यों आपको लगता है कि मज्जा सही है और सही होना चाहिए। पश्चिम मस्तिष्क पिंड जो है वो इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिलती है हमको, वो क्या है? वो है हमारी मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो यहीं पे स्थित होती है। आगे और पढ़ेंगे आप तो मेटेनसेफ्लॉन वगैरह चीजें जो है, मेसेनसेफ्लॉन, वहां पे आपको ये देखने मिलता है। पश्चिम मस्तिष्क पिंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यही रेफरेंस देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो लास्ट टाइम पता नहीं किसी ने अगर चैलेंज किया है तो यहाँ पर देखिएगा, आपको शायद आंसर वगैरह में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसका उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क की, लेकिन वहां पे जो पिंड दिया हुआ है वो अलग चीज है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मस्तिष्क के इस हिस्से में निम्न संरचनाएं होती हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा की बात कर रहे हैं। यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है जो मेरुरज्जु से सटा रहता है। मेरुरज्जु क्या है? ये वही आपकी रीढ़ की हड्डी है। हो सकता है वो वहां पे पूछना चाह रहे थे लास्ट वाले में इस मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में ही, लेकिन वहां पे पता नहीं मे बी मिस्टेक की वजह से मज्जा लिख दिया गया। ठीक है, कि यहाँ पर देखिए रीढ़ की हड्डी दे रहे हैं, वो यहाँ तक तो लेके आए थे आपको, लेकिन फिर मैरो आ गया वहां से। इसमें तंत्रिके केंद्र होते हैं जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियों जैसे श्वास लेना, हृदय गति और रक्तचाप को नियमित करते हैं। कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। किसका हिस्सा है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वास जैसे जीवन निर्वाह कार्यों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? आंसर क्या होना चाहिए आपका? पश्चिम मस्तिष्क पिंड। वेलकम टू साइको प्रोफेसर। ठीक है, ऑल राइट। इसलिए अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी वीडियोस देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर मज्जा दिया है, आप माने ना माने, लेकिन यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क पिंड जो है वो टेक्निकली सही आंसर होना चाहिए। मज्जा एकदम हायर लेवल पे जाएंगे तो हाँ ठीक है, आप आयुर्वेद वगैरह अगर वहां ले जाते हैं तो चीजें आपकी समझ में आती हैं, बट स्टिल ठीक है, इस प्रकार के सवालों में आपसे गलती हो जाए तो ठीक है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बट हाँ आगे जब आप सिखाएं दूसरों को, यानी कि जो आप टीचर बनने वाले हैं तो जो जिनको सिखाएंगे उनको बताइएगा यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क पिंड यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? आपकी हृदय गति, श्वास जैसे जीवन जीवन निर्वाह कार्य के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा? आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, आपको यहाँ एनसीईआरटी में दिखा भी दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए एक और सवाल जिसका उत्तर यहाँ पे आपको गलत दिया हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। खालिस्तान एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मे बी हिंदी की वजह से मे बी हो सकता है आंसर गलत लग रहा है या क्या हो रहा है यहाँ पे, आप भी बताइएगा। खालिस्तान एक विधि है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर, अनुरोध मतलब क्या होता है? आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। ये आप कब देखते हैं? ये आप देखते हैं आपके कंप्लायंस के अंदर। ठीक है, कब देखने मिलेगा आपको? कंप्लायंस के अंदर, यानी कि आपके अनुपालन के अंदर आपको ये देखने मिलेगा। ठीक है, मतलब आपने किसी से रिक्वेस्ट की, वो अलग अलग हो सकती है, डोर इन द फेस, फुट इन द डोर, वो सब टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, लेकिन आपके अनुरोध पर आफ्टर योर रिक्वेस्ट दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। ठीक है, तो ये किसके लिए बात करता है? ये बात करता है आपकी कंप्लायंस की, यानी कि आपके अनुपालन की यहाँ पर बात करता है। ठीक है, अनुपालन। और यहाँ पे इन्होंने आंसर जो दिया है वो किसके बारे में दिया है? वो दिया है आपके आज्ञा पालन के बारे में। आज्ञा पालन कब आता है आपका? ओबीडियंस में आता है, स्टैनली मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक आज्ञा पालन एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। तो मे भी शायद ये इंग्लिश में और कुछ स्टेटमेंट होगा जो फॉर्म कर रहा होगा कि आंसर आपका ओबीडियंस होना चाहिए, बट यहाँ हो सकता है वो ऐसा सोच रहे होंगे कि एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है, तो ये जो हाँ है वो एक बार में ही कह दे रहा है। ठीक है, हाँ उसने एक बार में ही कह दिया, इस वजह से उन्होंने जो आंसर यहाँ पर आज्ञा पालन दिया हो सकता है, मे बी। ठीक है,
बट अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है गेसिंग वर्क करनी होगी, ए या बी में से ही कुछ आंसर होगा, ये और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 50-50 पे है, आपको रिस्क लेना चाहिए इसका क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा सा आपका लक साथ दिया, थोड़ी सी ट्रांसलेशन वगैरह आपका साथ दे दी, तो आप जो है वहाँ पर 1 मार्क सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अनुपालन भी हो सकता है। अनुपालन एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है। जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो हाँ कैसे कहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर मतलब अनुपालन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली स्टेट नहीं किया है कि आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है तो हाँ पहली बार में ही कह दे रहा है या दूसरी बार में। क्योंकि जब भी आप आज्ञा पालन की बात करें, जब कोई अथॉरिटी फिगर, जब कोई आपको जो है अधिकारी वगैरह आपको मना करते हैं, मतलब बोलते हैं कि करना है, तो आप हाँ कह देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली जो है यहाँ पर आपका सवाल प्रॉपरली हिंदी में तो नहीं दिख रहा है, इंग्लिश में इसको पता नहीं कैसा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है इन्होंने, आंसर दिया है इन्होंने आपका आज्ञा पालन को, ठीक है। तो अगर मान के चलिए अगर सवाल रिपीट होता है तो आप जो अपने स्वविवेक से फैसला लेंगे एंड आप जो आंसर आज्ञा पालन को ही वहां पर टिक करके आएंगे, क्योंकि आपको मतलब है वहां पे 1 मार्क से, ठीक है। लास्ट टाइम उन्होंने जो यहाँ पर दिया हुआ था इसका यही आंसर, ठीक है। और बाकी फिर आप देख लीजिएगा अगर की वगैरह में कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने बाद में, वैसे शायद नहीं किए हैं, ठीक है। तो आज्ञा पालन एक विधि है जिसके द्वारा आपके अनुरोध पर दूसरा व्यक्ति हाँ कहता है, जो कि ऐसा सरासर गलत है। ये कंप्लायंस में आपका होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि बताया नहीं हुआ है कि एक बार में ही रिक्वेस्ट हो रही है, कैसा क्या हो रहा है, इस वजह से आप जो यहाँ पर अपने विवेक से फैसला लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आज्ञा पालन लिखा हुआ है, ठीक है। और वैसे ही वहां पे आज्ञा पालन में आपकी रिक्वेस्ट तो नहीं आएगी, वहां पे आपका जो आएगा क्या आएगा, वहां पे रिक्वेस्ट नहीं आएगी, वहां पे आपके ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ऑर्डर, कोई अथॉरिटी फिगर आपको ऑर्डर करेगी या आपको बोलेगी कि ऐसा करना है तो आपको करना पड़ेगा, आपको हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो आपसे प्लीज नहीं करेगी कि आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है। मतलब मान के चलिए यहाँ पे कोई नेता है, नेता आपसे बोलेगा कि आज से ये चीजें लागू होंगी, ठीक है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, भले ही अथॉरिटी में है, आप इसको हाँ बोलेंगे, लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप जो है प्लीज ऐसा कर दीजिए, है ना। ये आपको ऑर्डर देगा और आप क्या करेंगे, हाँ 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 हम जो है अब इस प्रकार की चीजें करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आज्ञा पालन होती है। आई होप आपको समझदारों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का कारण क्या है, यानी कि एक पर्सन दूसरे के प्रति आकर्षित है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ऊपर के सभी इसका सही आंसर होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। मनोवृत्ति की समानता, अगर ये भी मनोवृत्ति एक जैसी है दोनों की, तो समानता है तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया हुआ है, वहां पे आपको मिल जाएगा देखने, ठीक है। अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। समीपता, ठीक है, यानी कि आपके जो पास में है, ठीक है, नियरनेस है वहां पे, ठीक है। आप यहाँ रह रहे हैं भारत में, आपका आकर्षण भारत के व्यक्ति के प्रति ही होगा, ना कि किसी जापानी व्यक्ति के प्रति, या आपके जिला में आपके शहर में जो रह रहा है उन्हीं के प्रति आपका आकर्षण होगा, ना कि यहाँ पे किसी का आपका कन्याकुमारी में जाके आपका आकर्षण होगा। उसी के साथ देखिए इंपॉर्टेंस रखती है शारीरिक आकर्षकता भी, आकर्षता, आकर्षकता, ठीक है। तो यहाँ पे शारीरिक आकर्षता जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कोई सब जो मॉडल वगैरह हैं खूबसूरत दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, तो उनके प्रति क्या होते हैं, हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी जो है यहाँ पे इसका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 56 अगेन आपका सोशल इन्फ्लुएंस सवाल पूछा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, विधि जिसमें लक्ष्य व्यक्ति से छोटे अनुरोध किया जाता है फिर बड़े अनुरोध को तरफ बढ़ा जाता है, क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में अगर देखें तो फुट इन द डोर, नहीं, फुट इन द डोर, यस, फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं इसको। उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि, पहले आपने उसकी उंगली पकड़ी, ठीक है, छोटा अनुरोध किया और फिर बड़ा अनुरोध किया, ठीक है। मतलब मान के चलिए सेल्समैन आपके घर आया, पानी का ग्लास मांगा और पानी का ग्लास मांगने के बाद उसने जो है अपनी साबुन की बट्टी जो है वो आपको बेच दी। इसको क्या बोलेंगे हम, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना विधि, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए बड़ी मांग जताकर छोटी मांग पूरा करना, जस्ट इसका अपोजिट है। पहले क्या करेगा वो, पहले बोलेगा कि एक काम करना है हमको, ये हम बेचने के लिए आए हैं, आप ले लीजिए। ये जो महिला यहाँ पे, पुरुष यहाँ पे मना कर देगा और फिर बोलेगा एक काम करिए हमको 5 रुपए दे दीजिए हमारे सर्वे के लिए, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, बड़ी मांग जताकर क्या कर लिया, छोटी अपनी जो रिक्वेस्ट, उसको एक्चुअली में 5 रुपए चाहिए थे सर्वे के लिए, तो उसने 5 रुपए ले लिए। इस महिला पुरुष को खराब लगेगा कि हमने जो है इसकी यहाँ पर तेल साबुन बट्टी जो भी बेच रहा था उसको नहीं लिया, तो यहाँ पे 5 रुपए वो दे सकता है मोस्ट इजीली, ठीक है। तो ये तो टेक्निक है आपकी, ये पूछ लिया है, अगली बार के लिए आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 57, सोशल साइकोलॉजी देखिए कितना इन्फ्लुएंस कर रही है। 3-4 सवाल आपको लगातार देखने मिले हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रत्यक्षण के मुद्दे पर विवादित प्रयोग किया है, ठीक है। सोशल परसेप्शन की बात कर रहे हैं, मुद्दे पर विवादित प्रयोग किया है। क्या शेरिफ का प्रयोग विवादित था, जेजोंग का था, मिलग्राम का था या ऐश का था, इनमें से किसका था विवादित वाला, वो था आपके स्टैनली मिलग्राम का। किसका था, आपके स्टैनली मिलग्राम का। ओबीडियंस वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी आपने ऊपर आज्ञाकारिता देखी थी उसी की बात कर रहे थे वो,
ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह झटके वगैरह दिए वहां पे, ओबीडियंस के बारे में वो बातें कर रहे थे। ठीक है, तो स्टैनली मिलग्राम जो है वो इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 58, व्यक्ति प्रत्यक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सूचना का अधिक योगदान होता है? धनात्मक सूचना, ऋणात्मक सूचना, व्यक्तिगत सूचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, धनात्मक की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक की, व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या दिया है इन्होंने दिया यहाँ पर ऋणात्मक सूचना के बारे में, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल रहे हैं, ना कि यहाँ पर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। व्यक्ति प्रत्यक्षण में किस प्रकार का सूचना का अधिक योगदान होता है? नेगेटिव की हम बात करें, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सुन लेते हैं पहले, तो आप उसके बारे में हमेशा नेगेटिव जो है आप इमेजेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, एक और सवाल देखिए, इसको हम कहेंगे आपका सवाल नंबर 2-3, जो आपका आया था कहाँ पर पता है आपको? वो आया था आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, सवाल देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव के प्रकार भारतीय समाज में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी समाज में? कितना बढ़िया सवाल है ये, कि हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमको वेस्ट में, वेस्टरोस में, पश्चिमी समाज में हमको ये देखने को नहीं मिल रहा है। इनमें से क्या है? वर्ग तनाव, सामाजिक तनाव, प्रजातीय तनाव, या फिर जातीय तनाव। ठीक है, भारत के अंदर आपको मालूम है तरह तरह की लोग हैं, तरह तरह की चीजें हैं, और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या करता है, मतलब जो दिक्कत करता है सामाजिक तनाव के, वो है आपका जातीय तनाव यहाँ पर। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर जो है कास्ट टेंशन, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये जो है भारतीय समाज में पाया जाता है, ना कि पश्चिमी समाज में। जातीय तनाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वर्ग तनाव, सामाजिक तनाव, प्रजातीय तनाव, ये तीनों ही जो है यहाँ भी उपस्थित है, भारत के अंदर भी, और ये यहाँ पे उपस्थित है पश्चिमी के अंदर भी। लेकिन भारत के अंदर में हमको ज्यादा क्या देखने मिलता है? कास्ट वाला जो टेंशन है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे और बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे, जैसे कि दिखाएंगे आपको आने वाले वीडियोस में, पहले दिखाया हुआ है, वहां पे आपको ये देने हुआ क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला सवाल। ठीक है, ऑल राइट, चलिए ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक श्रमावनयन का एक प्रभाव है? निष्पादन में कमी, निष्पादन में बढ़ोतरी, अधिक समग्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर उत्तर देंगे आप लोग नीचे यहाँ पर कमेंट के अंदर कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, निष्पादन में कमी होगी, बढ़ोतरी होगी, अधिक समग्रता आएगी, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक श्रमावनयन का प्रभाव इनमें से एक क्या है? ठीक है, ये था आपके लिए आज का सवाल। आज आपने देखे यहाँ पर पिछले एस्टेट के अंदर आपके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपने पीवाईक्यूज देखे, आपने समझा उनमें से कैसे आपको चीजों को समझना है। उसी के साथ साथ आपने देखे दो ऐसे सवाल जिसको आपको सीधे सीधे तो नहीं, बट हाँ घुमा फिरा के, मतलब उनका वही था, पूछना वही चाह रहे थे, पूछे गए थे आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर। ठीक है, तो इस बार का जो पेपर होगा संभाल के रखिएगा, अगर आप पास होते हैं तो यहाँ पे आपको जो है काम आएगा आपके बीपीएससी पीजीटी के अंदर, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको क्लियर करेंगे, देन आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, बुक्स कौन सी आपको बता दिया है, तो अच्छे से पढ़ाई करें, है ना, और अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है आगामी करते रहें। इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे इन्हीं आगे सवालों के बारे में, है ना। आगे चलेंगे हम 60 to 70, देन 70 to 80, और इस प्रकार से हम आगे कवर करते जाएंगे। और जो प्लेलिस्ट आपको बताई गई है 23 की एंड 24 की, उसको आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, ऑल राइट। और अगर उसी के साथ आप चाहते हैं, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना, तो एस्टेट और बीपीएससी पीजीटी दोनों का कॉम्बो कोर्स चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, उन स्टेप्स को फॉलो करें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस देखते रहें आगामी महीनों तक, ताकि आप जो है बीपीएससी पीजीटी के अंदर आसानी से आप यहाँ पर क्लियरेंस ले सके। ऑल राइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।